दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री की बहुत सी महान रानियों के बारे में आप जानते होंगे। फिर चाहे वो कश्मीर की क्वीन दिद्दा हों, दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्ताना या फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। भारतीय इतिहास अनेकों रानियों, महारानियों और उनके अद्भुत जीवन की गाथा गाता है। लेकिन एक रानी ऐसी भी हैं जिनकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं दबी रह गई। इनके बारे में हम शायद बहुत ज्यादा नहीं जानते। आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही रानी की है जिनके सम्मान में फेमस पोएट जोआना बेली ने 1849 में लिखा था कि इन लैटर डेज फ्रॉम ब्रह्मा केम टू रूल आवर लैंड अ नोबल डेम, काइंड वॉज हर हार्ट एंड ब्राइट हर फेम, अहिल्या वॉज हर ऑनर्ड नेम। तो आइए आज हम इन्हीं फॉरगॉटन क्वीन की ऐतिहासिक कहानी को जानते हैं, जिन्हें महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम से जाना जाता है। फ्रॉम अ विलेज गर्ल टू अ रॉयल ब्राइड। अहिल्याबाई का जन्म 1725 में जामखेड़ में चौंडी नाम के गांव में हुआ था, जो कि आज महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। उनके पिता मांकोजी राव शिंदे गांव के पाटिल यानी मुखिया हुआ करते थे। उस समय लड़कियों को पढ़ने लिखने का प्रचलन नहीं था, लेकिन फिर भी मांकोजी राव शिंदे ने अहिल्या को घर पर ही पढ़ना लिखना सिखाया। अहिल्याबाई किसी राजघराने में पैदा नहीं हुई थीं। फिर एक महारानी बनने का इनका सफर कैसे शुरू हुआ, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बात 18th सेंचुरी की है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की शक्ति कम हो रही थी और डेक्कन में मराठों का प्रभुत्व बढ़ रहा था। मराठों के नरेश सतारा में रहते थे, लेकिन वो सिर्फ नॉमिनल किंग थे। इन रियलिटी सारी शक्ति प्रधानमंत्री यानी पेशवा के हाथों में थी, जो पुणे से रूल करते थे। पेशवा की आज्ञा से मराठा सरदार दक्षिण की सीमा पार कर उत्तर पर भी अधिकार जमा रहे थे। मालवा और राजस्थान के अनेक राज्य मराठा सेना ने जीत लिए थे। इनमें से कुछ राज्य पेशवा बाजीराव ने अपने सरदारों को जागीरों के रूप में दे दिए, और इन्हीं में से एक थे मल्हार राव होलकर, जिन्हें 1730 में मालवा की जागीर मिली। उन्होंने इंदौर को अपनी राजधानी बनाया और स्वतंत्र होलकर राज्य की स्थापना की। उनके एकमात्र पुत्र थे खांडेराव। खांडेराव पिता जैसे पराक्रमी नहीं थे और न ही उनकी राजकाज में अधिक दिलचस्पी थी। इसलिए मल्हार राव ऐसी पुत्र वधू चाहते थे जो उनके बाद उनके पुत्र और होलकर राज्य दोनों को ही संभाल सके। इस कॉन्टेक्स्ट में एक बार एक मुहिम से वापस आते समय उन्होंने चौंडी गांव में पड़ाव डाला। शाम का समय था। गांव के शिव मंदिर में आरती हो रही थी। मल्हार राव कुछ समय के लिए वहीं ठहर गए। आरती एक 7 से 8 साल की छोटी सी कन्या कर रही थी, जिसके मधुर स्वर ने मल्हार राव के मन को मोह लिया। उसे देखकर मल्हार राव सोचते हैं, कितनी प्यारी बालिका है, इतनी छोटी सी उम्र में चेहरे पर कैसी शांति और कितना तेज है। मल्हार राव पास खड़े एक व्यक्ति से पूछते हैं कि ये बच्ची कौन है, तो वो कहता है कि आप परदेसी मालूम होते हैं जो हमारी अहिल्या को नहीं जानते। ये हमारे पटेल मालकोजी शिंदे की बेटी हैं, अहिल्याबाई। इतना सुनते ही मल्हार राव पटेल मालकोजी शिंदे से परिचय करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मालकोजी शिंदे को जब मल्हार राव अपना परिचय देते हैं तो वो कहते हैं कि आपका नाम किसने नहीं सुना है। बड़े भाग्यशाली हैं हम कि आप हमारे गांव में पधारे हैं, और उन्हें रात्रि के लिए अपना अतिथि बनाने का न्योता देते हैं। मल्हार राव तुरंत ही उनका निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद मालकोजी शिंदे अहिल्याबाई को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें पेशवा के दाहिने हाथ कहे जाने वाले मल्हार राव होलकर को प्रणाम करने के लिए कहते हैं। मल्हार राव को वो अहिल्या इतनी भा गई कि वो उसे अपनी पुत्र वधू बनाने का प्रस्ताव मालकोजी शिंदे के सामने रखते हैं, जिसे मालकोजी सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। और इस तरह 8 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई गांव की एक साधारण कन्या से होलकर राज्य की राजरानी बन जाती हैं। लेकिन अहिल्याबाई का जीवन इतना सरल नहीं होने वाला था। आने वाले समय में उन्हें जीवन की सबसे कठिन त्रासदी झेलनी थी। आइए देखते हैं क्या थी वो त्रासदी। हर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। दोस्तों, पिता के यहां अहिल्याबाई को पढ़ने लिखने की शिक्षा मिली थी और धर्म ग्रंथों के प्रति श्रद्धा और बड़ों की सेवा का संस्कार भी।
ससुराल में आकर उन्होंने अपने मधुर व्यवहार से सास ससुर और परिवार के सभी लोगों का मन जीत लिया। सास की देखरेख में उन्होंने घर परिवार की और ससुर के प्रोत्साहन से राजकाज की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। इस बीच उन्हें एक पुत्र मालेराव और एक पुत्री मुक्ताबाई भी हुई। अहिल्याबाई के संपर्क से खांडेराव के स्वभाव में भी अंतर आया और वो भी राज्य के कार्यों में दिलचस्पी लेने लगे। योग्य शासन प्रबंध से प्रजा सुखी और समृद्ध थी और अहिल्याबाई के तो सभी प्रशंसक थे। लेकिन तभी 1754 में भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट के खिलाफ कुम्हेर के युद्ध में खांडेराव वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और मात्र 29 वर्ष की आयु में अहिल्या विधवा हो जाती हैं। अहिल्याबाई अपने पति की मृत्यु के बाद सती होना चाहती थी, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं बेटी, अब तू ही मेरा बेटा है। अगर तू भी चली जाएगी तो मुझे कौन संभालेगा? तेरे बिना हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये सारा राजपाट तेरा है। अब तक तुझे अपना बेटा समझकर ही मैंने तुझे सब सौंप रखा था। तू रहेगी तो मैं समझूंगा कि मेरा खांडेराव अभी जिंदा है। तुझे देखकर मैं सारा दुख भूल जाऊंगा। इसलिए बेटी, सती होने की बात भूल जा। मल्हार राव की ऐसी अवस्था देख अहिल्याबाई ने सती होने का विचार त्याग दिया और पूरी कर्मठता से होलकर राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। कुछ समय बाद 1766 में मल्हार राव भी चल बसे। ऐसी परिस्थिति में अहिल्याबाई ने अपने पुत्र मालेराव को राजगद्दी सौंपी, लेकिन मालेराव ज्यादा समय के लिए राज नहीं कर पाए। राजगद्दी संभालने के कुछ समय बाद ही मार्च 1767 में वो ऐसे बीमार पड़े कि फिर उठ ना सके और अप्रैल 1767 में मात्र 22 साल की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया। इकलौते बेटे की मृत्यु का अहिल्या को अपार दुख हुआ, लेकिन प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य का ध्यान कर उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए और राजकाज में लग गईं। इसी समय होलकर राज्य के एक पुराने अधिकारी चंद्रचूड़ ने पेशवा के विश्वास पात्र रघोबा को पत्र लिखा और कहा कि होलकर राज्य इस समय स्वामीहीन है, तुरंत आइए, बड़ा अच्छा मौका है। अहिल्याबाई को इस षड्यंत्र का पता लग गया। उन्होंने घोषणा करवा दी कि होलकर राज्य की संपूर्ण सत्ता उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। आइए अब एक किस्सा देखते हैं अहिल्या के विवेक का, जहां उन्होंने बिना तलवार चलाए पेशवा को मात दे दी। काउंटरिंग पेशवाज असॉल्ट। दोस्तों, अहिल्याबाई ने जब सत्ता अपने हाथ में ली तो होलकर सेना और सेनापति तुकोजी राव ने उनको पूरा सहयोग किया। तुकोजी राव मल्हार राव के गोद लिए हुए पुत्र भी थे। इसके बाद भी इनका खुद राजगद्दी पर अधिकार जताने की जगह अहिल्याबाई का सहयोग करना दिखाता है कि अहिल्याबाई में सच में योग्यता थी। इससे पहले वो अपने ससुर मल्हार राव के समय में ग्वालियर जैसे मिलिट्री एक्सपीडिशंस का नेतृत्व कर चुकी थीं। 1765 में ही उन्होंने ग्वालियर के पास स्थित गोहाड़ फोर्ट को कैप्चर किया था। राजमाता अहिल्याबाई ने अस्त्र शस्त्र और राशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पड़ोसी राज्यों को संदेश भेजे। पेशवा माधवराव के पास भी सारी जानकारी भेज दी गई। सभी ने उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया। पेशवा ने भी उनके ही पक्ष का समर्थन किया। अहिल्याबाई ने एक नवीन प्रयोग भी किया। उन्होंने स्त्रियों की एक पूरी सेना तैयार की और उन्हें अस्त्र शस्त्र का पूरा प्रशिक्षण भी दिया। अब वो रघोबा की सेना का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। उन्होंने रघोबा को संदेश भेजकर कहा कि आपकी सेना के शिप्रा नदी के इस पार आते ही हमारी तलवार चलेगी। इस बात का ध्यान रखकर ही कदम बढ़ाना। आप सेना के जरिए हमारा राज्य छीनना चाहते हैं, लेकिन आपकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। आपने मुझे अबला समझा है, पर मैं कैसी अबला हूं इसका पता आपको रण क्षेत्र में चलेगा। मेरे अधीन महिलाओं की सेना आपका सामना करेगी। मैं हार भी गई तो कोई हंसी नहीं उड़ाएगा, लेकिन यदि आप हार गए तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। फिर अबला के ऊपर आक्रमण करने का जो कलंक लगेगा वो कभी नहीं मिट सकेगा। इन सभी बातों पर विचार कर लड़ाई का मौका न ही लाएं तो ही अच्छा है। रघोबा को जब अहिल्या का यह संदेश मिला तो वो चिंता में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ये क्या कोई अबला के स्वर हैं? ये तो शेरनी है।
लेकिन उनके कुछ साथियों ने उन्हें भड़काने की भी कोशिश की, ये कहकर कि आखिर अहिल्या है तो सिर्फ एक अबला स्त्री ही, वो युद्ध में कहीं भी नहीं टिक पाएगी। लेकिन रघोबा समझ चुके थे कि अहिल्या से मुकाबला करने का मतलब अपनी इज्जत खोना ही होगा। इसलिए वो होलकर राज्य पर कब्जा करने का अपना विचार छोड़ देते हैं और अहिल्याबाई को संदेश भेजते हैं कि वो उनसे लड़ना नहीं चाहते। वो तो सिर्फ अहिल्याबाई के बेटे मालेराव की दुखद मृत्यु पर संवेदना प्रस्तुत करने के लिए इंदौर आना चाहते हैं। इस पर अहिल्याबाई ने जवाब भेजा कि संवेदना प्रकट करने के लिए सेना लाने की क्या जरूरत है, इसके लिए आप अकेले ही पालकी में बैठकर यहां पधारें, होलकर राज्य आपका स्वागत करेगा। इस तरह अहिल्याबाई ने अपनी सूझबूझ से होलकर राज्य की रक्षा की और उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। इसके बाद वो अपने राज्य की भलाई और उसे मजबूत करने में लग गईं। चलिए देखते हैं अहिल्याबाई के अचीवमेंट्स को। वर्क एंड अचीवमेंट्स। दोस्तों, राजमाता अहिल्याबाई ने अपने राज्य से डाकू और पिंडारियों का संकट मिटा दिया। अहिल्याबाई ने अपने विवेक से जंगलों में रहने वाले उन जनजातियों को जो यात्रियों को लूटा करती थीं, उन्हें ही उन मार्गों का संरक्षक बना दिया। इस तरह से भील और गोंड जैसी जनजातियां अहिल्याबाई के राज्य में शांति से रहने लगती हैं। स्कॉलर्स, ट्रेडर्स और आर्टिजन्स को भी राज्य की तरफ से संरक्षण दिया गया। रोड्स के दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगवाए गए। जगह जगह पर वेल्स यानी कुओं का निर्माण कराया गया। यात्रियों के लिए रेस्ट हाउसेस की व्यवस्था भी की गई। इसके अलावा अहिल्याबाई इंदौर का राजमहल छोड़कर तीर्थ स्थान महेश्वर के एक साधारण घर में रहने लगी। इस घर के दरवाजे दीन दुखियों और मुसीबत के मारे लोगों के लिए हमेशा खुले रहते थे। वो सबकी मां थी। लोग अपनी सारी परेशानियां और दुख उनसे कहने आते थे। अहिल्याबाई भी परिवार के बड़े बुजुर्ग की तरह उनकी बातें ध्यान से सुनती और जहां तक हो सकता लोगों के कष्ट दूर करने के उपाय करती थीं। उनकी नई राजधानी महेश्वर लिटरेरी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक और इंडस्ट्रियल अचीवमेंट्स का एक मेल्टिंग पॉट बन गई थी। मराठी पोएट मोरोपंत, शाहिर अनंत पहांडी और संस्कृत स्कॉलर कुशाली राम जैसे विद्वान उनके राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उनकी राजधानी अपने क्राफ्ट्समैन, स्कल्प्टर्स और आर्टिस्ट्स के लिए जानी जाती थी, जिन्हें महारानी की तरफ से संरक्षण प्राप्त था। महारानी अहिल्याबाई ने यहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी स्थापना की थी, जो आज अपनी महेश्वरी साड़ीज के लिए फेमस है। अहिल्याबाई का सबसे बड़ा अचीवमेंट तो शायद यही था कि उनके रेन के दौरान मालवा पर कोई भी अटैक नहीं कर पाया, जबकि उस समय पूरे सेंट्रल इंडिया में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। लेकिन राजमाता अहिल्याबाई के रूल में मालवा स्टेबिलिटी और पीस के एक ओएसिस की तरह था। अहिल्याबाई ने सिर्फ अपने राज्य की भलाई ही नहीं की, बल्कि उन्होंने पूरे भारत में फिलैंथ्रोपी के काम किए। आइए जानते हैं उनके बारे में। अहिल्याबाई, अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट। महारानी अहिल्याबाई धार्मिक कार्यों में बचपन से ही रुचि लेती थी। होलकर राज्य को स्थायित्व देने के साथ ही वो धार्मिक क्षेत्र में दान पुण्य भी करती हैं। हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक के तीर्थ स्थानों पर उन्होंने वेल्स, टैंक्स और रेस्ट हाउसेस का निर्माण कराया था। इन स्थानों पर उन्होंने बहुत से फेस्टिवल्स को भी स्पॉन्सर किया। इसके साथ ही उन्होंने कई सारे मंदिरों को रिपेयर और रिस्टोर किया। बद्रीनाथ, द्वारका, ओमकारेश्वर से लेकर पुरी, गया और रामेश्वरम तक हर एक तीर्थ स्थान पर किसी न किसी रूप में अहिल्याबाई का योगदान रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा याद किया जाने वाला है काशी का फेमस विश्वनाथ टेम्पल, जिसे उन्होंने 1780 में रीबिल्ड और रिस्टोर कराया था। 111 साल पहले यानी 1669 में औरंगजेब ने इसे नष्ट कर दिया था। इस तरह धर्म पुण्य के लिए कार्य करते हुए अंततः 1795 में अहिल्याबाई इस लोक से अलविदा हो गई, पर उनकी लेगेसी जीवित रही। चलिए जानते हैं कैसे। हर डेथ एंड लेगेसी। 13 अगस्त 1795 को 70 साल की उम्र में इस वॉरियर क्वीन का निधन हुआ। यह दुखद समाचार बिजली की तेजी से चारों ओर फैल गया। मालवा का हर व्यक्ति ऐसे अधीर था जैसे उसकी सगी मां चल बसी हो। आज कई शताब्दी बाद भी उनकी लेगेसी अनगिनत मंदिरों, धर्मशालाओं और अनेक ऐसे कार्यों में जिंदा है
जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर दी थी। महारानी अहिल्याबाई ने 100 से ज्यादा मंदिर, 30 से ज्यादा धर्मशाला और गरीब खानों और बहुत से घाटों और कुओं का निर्माण कराया था। उनका 28 वर्ष लंबा रेन आज भी बेनेवलेंट और इफेक्टिव गवर्नमेंट के मॉडल के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, अहिल्याबाई सिर्फ देश के अंदर ही पॉपुलर नहीं थी, बल्कि उनकी कीर्ति विदेशों तक फैली। इसलिए उनकी तुलना रशियन क्वीन कैथरीन द ग्रेट, इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ और डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट वन जैसी ग्रेट लीडर्स के साथ की जाती है। होलकर राज्य को कठिन समय में सुयोग्य नेतृत्व, संरक्षण और स्थायित्व प्रदान करने वाली महारानी अहिल्याबाई होलकर का नाम सिर्फ मराठों के ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। अहिल्याबाई ने अपने शौर्य, विवेक और फिलैंथ्रोपी से खुद का नाम कुछ उन चंद महिला शासकों में दर्ज करवाया जिन्होंने न सिर्फ साम्राज्य चलाया, बल्कि एक पेट्रियार्कल समाज में रहते हुए कीर्ति भी हासिल की।